हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सबका इसी प्रिपरेशन चैनल में। आज हम करने वाले हैं जीडी पेपर जो हुआ था बरहामपुर कोलकाता में 25 फरवरी 2021 को। हमारा पहला प्रश्न है, मार्क्सवाद का प्रमुख समर्थक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है कार्ल मार्क्स। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है असम। यहाँ अम्बुबाची मेला हर साल लगता है। ठीक है, अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? असम में। और आगे हमारे पास अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है? तो वो है परमवीर चक्र। दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। जो परमवीर चक्र है सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जो पीस टाइम अवार्ड है वो किसे बोला जाता है? वो बोला जाता है अशोक चक्र को। कीर्ति चक्र किसे जाना जाता है? युद्ध के मैदान से दूर वीरता, साहसी कार्रवाई या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है कीर्ति चक्र। और आगे हमारे पास शौर्य चक्र। शौर्य चक्र एक भारतीय सेना अवार्ड है जो दुश्मन के साथ सीधी कार्रवाई में शामिल नहीं होने पर वीरता, साहसी कार्रवाई या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। तो आगे हमारे पास अगला प्रश्न, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है बेंगलोर, कर्नाटका में। कब बना था? ये बना था 1909 में। आगे हमारे पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इसे टाटा इंस्टीट्यूट के नाम पर भी जाना जाता है, टाटा इंस्टीट्यूट से भी बोला जाता है इसे। आगे है, भारतीय विज्ञान संस्थान क्या है? भारतीय विज्ञान संस्थान एक विज्ञान, इंजीनियरिंग, डिजाइन और प्रबंधन में उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए सार्वजनिक मानद अनुसंधान विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है दुबई। ये कब फाउंड हुआ था? ये फाउंड हुआ था 1909 में। 1909 में इसका पहला नाम रखा गया था इंपेरियल क्रिकेट काउंसिल, और बाद में जो इसका नाम रखा गया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो रखा गया 1999 में। ठीक है, आगे हमारे पास छठा क्वेश्चन, रामायण पुस्तक किसने लिखी? तो जो रामायण पुस्तक थी वो लिखी थी वाल्मीकि ने। तो रामायण में 24,000 श्लोक हैं। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ कालिदास। कालिदास की प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक पुस्तक है मेघदूत। सूरदास की प्रसिद्ध किताब में से एक है सूरसागर। और जो वेद व्यास है, वेद व्यास राइटर हैं, उसकी प्रसिद्ध किताबों में से एक किताब है महाभारत और दूसरी है भगवत गीता। अगला प्रश्न है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। शिमला इज द करेक्ट आंसर। आगे दोस्तों अगला प्रश्न, 8वां नंबर प्रश्न, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा पराजित हुए थे अब अहमद शाह अब्दाली से। ठीक है, ऑप्शन में पहले दिया हुआ औरंगजेब आलमगीर। तो ये 1658 से 1707 से भारत के छठे सम्राट थे। ठीक है, और जहांगीर दिया हुआ, जहांगीर नूर-ए-दीन मोहम्मद सलीम, जिन्हें उनके शाही नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, जहांगीर को ये चौथा मुगल सम्राट था और 1605 से 1627 तक इसने मृत्यु तक शासन किया। दूसरी ऑप्शन हमारे पास शेर शाह सूरी। तो इसे फरीद खान भी इसका नाम था, शेर शाह सूरी का। तो इन्होंने सूरी एम्पायर फाउंड किया इंडिया में, और उन्होंने रुपये की मुद्रा की शुरुआत की। 1539 में शेर शाह सूरी यानी कि शेर खान और हुमायूं के बीच चौसा की लड़ाई हुई। शेर खान दिल्ली के सुल्तान बने और फिर उनका नाम शेर शाह सूरी रख दिया गया। पहले उन्हें शेर खान के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन हमारे पास 9 नंबर, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार किसने कहा था? स्वराज इज माई ब्राइट बर्थ राइट, ये किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने क्या कहा था? ये लाइन है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। उन्होंने क्या किया? उन्होंने फर्गूसन कॉलेज भी बनाया था। ठीक है, पुणे में।
और उन्होंने केसरी नाम की और मराठा नाम की न्यूज़पेपर भी चलाई थी। किन्होंने? बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ। आगे हमारे पास पवित्र ग्रंथ गीता की रचना किसने की? वो की वेद व्यास ने। ठीक है, हमारा दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, वेद व्यास। दोस्तों आगे हमारे पास अगला क्वेश्चन हमारे पास, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा किस एशियाई देश की मुद्रा रुपया है? तो किस देश की एशियाई? वो है नेपाल। देखते हैं, जो भूटान की है, भूटान की करेंसी है नगुलतरम, और भूटान की राजधानी है थिम्पू। और म्यांमार, दूसरी ऑप्शन दिया म्यांमार, म्यांमार की है करेंसी कयाट, और म्यांमार की जो राजधानी है वो है नेफिडो। ठीक है, इंडोनेशिया की हमारे पास करेंसी है रुपया, और उसकी कैपिटल राजधानी है जकार्ता। और जो हमारा करेक्ट आंसर है नेपाल, नेपाल की करेंसी है रुपई। ठीक है, रुपी, उसकी कैपिटल है नेपाल की काठमांडू। ठीक है, एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद इकबाल। हमें दिया हुआ दूसरी ऑप्शन में, सो हमारा दूसरी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जनगण मन किसने लिखा था? वो लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। सबसे पहले कहाँ गाया गया था? सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोलकाता सेशन में गाया गया था। कब गाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 27 दिसंबर 1911 को इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में कोलकाता में गाया गया था। वंदे मातरम, वंदे मातरम किसने लिखी थी? वंदे मातरम जो सॉन्ग है वो लिखा था बंकिम चंद्र चैटर्जी ने। आगे हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर है इसका 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। कब की? 1526 ईस्वी में। ठीक है, जो ऑप्शन दिए उसे जान लेते हैं। अकबर, अकबर ने जो इलाहाबाद शहर था पहले उसकी स्थापना की, और जो अभी इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। उसने इबादत खान की स्थापना की फतेहपुर सीकरी में, और अकबर ने डिफीट किया, हरा दिया हेमू को। जब पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी तो अकबर ने हेमू को लड़ा दिया, माफ़ कीजिए, अकबर ने हेमू को हरा दिया। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, 1526 में। और दूसरा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जो पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? वो हुई 1556 में। किसके किसके बीच हुई? वो हुई हेमू और अकबर के बीच में। और अब बात करते हैं तीसरी लड़ाई, और जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1761 में। किसके बीच हुई थी? वो हुई थी मराठा के शासन में और दुरानी शासन के बीच में हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे बात करते हैं हुमायूं की। जो हुमायूं है वो बाबर का सन था। उसने दिल्ली में दीन पनाह को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। शेर शाह सूरी के साथ 2 लड़ाइयाँ लड़ी थी हुमायूं ने, और अंत चौसा की लड़ाई और कन्नौज की लड़ाई। ठीक है, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी चौसा की लड़ाई और कन्नौज, जहाँ पे कन्नौज नहीं आएगा, जहाँ पे कन्नौज आएगा। ठीक है, कन्नौज की लड़ाई लड़ी और जो हार गए थे। ठीक है, आगे औरंगजेब, मराठा पर कब्जा करने के लिए गोलकोंडा और बीजापुर पर औरंगजेब ने हमला किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए यहाँ पे हेडलाइन लिखी हुई है। आगे हमारे पास अगला क्वेश्चन, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क में। अगला प्रश्न है हमारे पास, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है माफ कीजिए, राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के अधीन करता है? वो करता है 155 आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? तो इसका सही उत्तर है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है मीथेन का? 12 + 4 यानी कि 16। ठीक है, कार्बन 12 और 4 हाइड्रोजन होते हैं, इसलिए उसका एटॉमिक मास हो गया 16। आगे है, मीथेन में टोटल एटम कितने होते हैं? वो होते हैं 5। और ऑक्सीजन दिया हुआ है तो उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है तो वो है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है 12, और हाइड्रोजन सबसे पहला एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में, वो होता है हाइड्रोजन। ठीक है,
तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। अगला प्रश्न है हमारे पास, पीतल में डैश होता है। तो पीतल में क्या होता है, कॉपर और जिंक होता है पीतल में। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एक ऑप्शन। अगला है हमारे पास, बर्फ का गलनांक डैश होता है। बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बर्फ किस डिग्री पे जमती है, वो जमती है 0 डिग्री पे। कुछ और डिस्कस कर लेते हैं जो पेपर में जो फॉर्मूले यूज होते हैं। हमें आता है क्वेश्चन, फ़ारेनहीट को सेल्सियस में कन्वर्ट करो। तो सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए जो फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं वो जादू यहाँ पे लिखे हुए हैं। फ़ारेनहीट, जो हमें फ़ारेनहीट दिया हुआ है जिसे हम कन्वर्ट करना है, ठीक है, उसे माइनस करना है 32 से और मल्टीप्लाई कर देना है 5/9 से। आगे हमारे एक और है, अगर सेल्सियस से फ़ारेनहीट को कन्वर्ट करना है तो फ़ारेनहीट हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। सेल्सियस हमें दिया हुआ है, जो सेल्सियस दिया हुआ है उसे मल्टीप्लाई कर देना है 9/5 से और प्लस कर देना है 35 से। सो हमारे पास फ़ारेनहीट आ जाएगा। सेल्सियस से फ़ारेनहीट और फ़ारेनहीट से सेल्सियस कैसे निकालते हैं आपको बता दिया, ठीक है। संतरे में विटामिन डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो वो पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी अम्लीय प्रकृति का होता है। और जो विटामिन सी का केमिकल नेम यानी रासायनिक नेम क्या होता है, अस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है। रासायनिक नाम अस्कॉर्बिक एसिड। कुछ महत्वपूर्ण विटामिन है जो आमतौर पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनोल। और इससे जो इसकी कमी होने पर जो डिसीज होती है, जो बीमारी लगती है, वो लगती है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। और विटामिन B1 दूसरे नंबर पे, उसका केमिकल नेम है थायोमाइन। इसकी बीमारी लगती है कमी के कारण बेरी। विटामिन बी टू का केमिकल नेम है रिबोफ्लाविन। और इसकी कमी के कारण जो डिसीज लगती है वो लगती है अरिबोफ्लेविनोसिस। आगे हमारे पास विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी के कारण हमें रोग होता है स्कर्वी का। आगे हमारे पास विटामिन डी का केमिकल नेम है टोलकैल्सिफेरॉल, ठीक है। इसकी कमी के कारण हमें बीमारी लगती है रिकेट्स एंड ओस्टोमेलेशिया, ठीक है, जो बीमारी का नाम है। आगे हमारे पास विटामिन के का केमिकल नाम है फाइलोक्विन 1। और इसकी जब कमी हो जाती है शरीर में तो कौन सी बीमारी लगती है, ब्लीडिंग डेथेसिस। आगे हमारे पास अगला प्रश्न, मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी। तो वो आधारित थी इंक्रीज नंबर ऑफ एटॉमिक मास, यानी कि एटॉमिक मास पर आधारित थी। उसमें एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। जो मोसले द्वारा पीरियोडिक टेबल था उसमें क्या था, एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। और जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल है उसमें एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। दोस्तों आगे हमारे पास लेड पेंसिल बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो जब लेड पेंसिल बनती है तो किस पदार्थ का यूज़ किया जाता है, वो किया जाता है ग्रेफाइट, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2nd ऑप्शन। आगे हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, ग्रेफाइट क्या होता है। हेक्सागोनल संरचना में व्यवस्थित एक परमाणु होता है, हेक्सागोनल। और उच्च दबाव या तापमान में ये हीरे में डायमंड में परिवर्तित हो जाता है। कौन परिवर्तित हो जाता है, ग्रेफाइट। आगे है 22 प्रश्न, मानव शरीर के किस अंग में रक्त शुद्ध होता है। तो वो होता है किडनी में। किडनी हमारे खून को फिल्टर करती है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ लेते हैं। स्वस्थ किडनी हर मिनट लगभग आधा कप खून को फिल्टर करती है, ठीक है, ये भी सही है। और इसके अलावा और जानकारी, शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन युक्त रक्त उपलब्ध कराने के लिए हमारा हार्ट, जो दिल है, वो जिम्मेदार होता है। गॉल ब्लैडर होता है जो यूरिन को स्टोर करता है और 2 पतली पाइपों के जरिए यूरिन को यूरेटर्स में बदल देता है। आगे है पित्तरस अम्लीय प्रकृति का होता है जिसका उपयोग भोजन को पचाने के लिए किया जाता है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आमतौर पर क्वेश्चन पे आते हैं, पेपर में आते हैं। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वो किया था टेलीस्कोप का। सबसे पहले यूज की गई थी टेलीस्कोप 1608 में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बन सकता है पेपर में।
स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग लोहे के साथ किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोमियम। क्रोमियम दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे हमारे पास हीमोग्लोबिन कौन सा जटिल प्रोटीन उपस्थित होता है? रुधिर, माफ कीजिए प्रश्न यहीं से शुरू होता है। रुधिर में हीमोग्लोबिन कौन सा जटिल प्रोटीन उपस्थित होता है? विच कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इज होमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड रिलेटेड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन, लोहा। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? हमारा क्वेश्चन है कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो वो है विटामिन डी। हेल्प यूर बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है विटामिन डी। अगला प्रश्न है हमारे पास हंसाने वाली गैस यानी कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर है N2O। इसे बोलते हैं, ये एक रंगहीन गंधहीन पदार्थ होता है और हंसाने वाली गैस के रूप में भी जाना जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन N2O। बहुत बार प्रश्न, हर बार क्वेश्चन आता है ये। जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ इस प्रश्न पत्र में जो आए हैं पिछली बार, सभी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक इसी लेवल के जीडी पेपर में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 28, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो वो उसका करेक्ट आंसर है नियोन। माफ कीजिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक नोबल गैस नहीं है। कौन कौन सी उत्कृष्ट यानी कि नोबल गैसेस होती हैं? 6 तरह की होती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, एक्सैनन एंड रेडोन। और नोबल गैसेस जो होती हैं ये पीरियोडिक टेबल में 18वें ग्रुप में पाई जाती हैं। 18वां ग्रुप में कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी होती है? क्योंकि ये ग्रुप होता है, इसमें केमिकल एलिमेंट होते हैं जो जिनके पास एक समान की प्रॉपर्टीज होती हैं सबके पास। आगे हमारे पास बीसीजी वैक्सीन का उपयोग डैश की रोकथाम के लिए किया जाता है। तो ये टीबी की रोकथाम के लिए किया जाता है बीसीजी, ठीक है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो बीसीजी की फुल फॉर्म भी क्वेश्चन आ सकता है। इसकी फुल फॉर्म होती है बैक्यूलस कैलमेट ग्यूरिन, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस। आगे हमारे पास निम्न में से सबसे बारी किरण कौन सी है? तो सबसे बारी किरण है जी अल्फा रे। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है ये रे के बारे में। अल्फा पार्टिकल्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा के पास लिखा हुआ है नेगेटिव चार्ज होता है, और जो गामा होता है उनके पास कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, कोई चार्ज नहीं होता। इसी तरह गामा विकर्ण, जो गामा रेस होती हैं और एक्सरे होती हैं, ये उच्च ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकर्ण पाए गए हैं, ठीक है। 3 प्रकार के विकर्णों की जो शक्ति होती है उनके बीच जो अलग अलग स्तर होते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। अल्फा रे है, उसकी जो शक्ति है सबसे कम है, वो एक पेपर स्किन को भी काट नहीं सकता है। जैसे बीटा पेपर स्किन को काट के 3 से लेकर 5 mm एल्युमिनियम तक ही पहुंच सकता है। लेकिन जो गामा और एक्स रे होती हैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ये रे होती हैं, ठीक है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं गामा और एक्स रे। क्वेश्चन आ सकता है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ऊर्जा युक्त रेस कौन सी हैं? तो वो है गामा और एक्स रेस। आगे हमारे पास अगला प्रश्न, आगे हमारा 20 प्रश्न आ गए मैथ्स के। एक गांव में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 5:3 है। यदि गांव में 800 पुरुष हैं तो महिला की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमें दिया हुआ है रेशो 5:3, तो हमें दिया हुआ है जो मेल्स हैं यानी कि लोग हैं, इंसान हैं, बंदे, वो हैं 800। चलिए इसकी कैलकुलेशन लिखी हुई है। 5x और 3x मान लीजिए, ठीक है। 5x मान लीजिए पुरुष को और 3x मान लीजिए औरत को। तो हमें दी हुई है 5x, पुरुष दिए हुए हमें 800। हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 160। तो x की वैल्यू आ गई 800, माफ़ कीजिए x की वैल्यू आ गई 160। और अगर हमने औरत को माना था 3x, तो 3x में हम भर देंगे 160, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा उत्तर 480, ठीक है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन सही है जी 4th ऑप्शन,
ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो पृष्ठ के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जी। चलिए जी करते हैं जल्दी से। तो गोले का जो रेडियस है वो हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया जो गोले का क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला होता है 4πr²। ठीक है, r² में हम वैल्यू भर देंगे 7। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो इसे सोल्व करके जैसे कैलकुलेशन लिखी हुई है 4 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7 हो गया। तो एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, जहाँ मीटर स्क्वायर होता है, हमें दिया हुआ सेंटीमीटर में। तो इसका तो ये कैलकुलेशन हमें लिखी हुई है। तो इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास सरफेस एरिया आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है। दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। आगे दिया हुआ है, किन्हीं दो संख्याओं का योग, किसी दो संख्याओं को हम आपस में जोड़ते हैं तो हमारे पास 25 आता है। तो अगर उन्हें हम अंतर करते हैं, अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास 13 आता है। तो उन्होंने बोला है वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसे कि दो संख्याओं का जोड़ 25 है और दोनों का जो माइनस है, घटाव है, वो है 13। ठीक है, मान लीजिए दो नंबर हैं x एंड y। मान लीजिए एक जोड़ा जाता है तो हमारे पास 25 आता है, और जब दोनों को माइनस किया जाता है तो हमारे पास 13 आता है। अब दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ दिए, 1 + 2 कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा x + y + x - y = 25 + 13। तो हमारे पास 2x आ गया, हमारे पास 38। हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 19। यहाँ पर लिखा हुआ है x = 19, और x अगर 19 आ गया तो वहाँ से हमारी वैल्यू निकल जाएगी x + y हमारे पास था 25। तो उसमें हम x की वैल्यू भर देंगे 19, तो हमारे पास y आ जाएगा 6। ठीक है, y हमारे पास 6 आ जाएगा। तो हमारे पास 19 और 6 वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी कि x = 19 और y = 6। देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है। दोस्तों हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पर दिया हुआ है 8, 10, 15, 16 और 20 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलो जी करो जी ज्ञात। हमें दिया हुआ है 8, 10, 15 और 16 का एलसीएम। फैक्टराइज कर देते हैं, एलसीएम के लिए फैक्टराइज करते हैं। 2 × 2 × 2 8 आ गया, 2 × 5 हमारे पास 10 आ गया, और 3 × 5 15, और 16 के हमारे फैक्टराइज ये आ गए, और 20 के फैक्टर हमारे पास 2 × 2 × 5। ठीक है, पहले में ये दो कॉमन आ गए, इसमें एक ही दो है, इसमें डबल दो कॉमन आ गए। ठीक है, और इसमें दो, 1 2 20 में आ गया, 1 आ गया हमारे पास, 2 हमारे पास आ गए 16 में। ठीक है, और 8 2, ये तीनों हमारे पास कॉमन बन रहे हैं। ठीक है, तो इसका 1 2 आएगा, और ये एक है और एक ये है, और एक हमारे पास है ये। तो हमारे पास टोटल बन जाएंगे 4 2, और गुना 3 3 है यहाँ पे, और फिर हमारे पास 5 दोनों में यहाँ पे। तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्या आंसर है हमारे पास इसका, 240। देखते हैं हमारे पास ऑप्शन में क्या आंसर आया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों फोर्थ ऑप्शन 240। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, राम एक दिन को 10 दिनों में कर सकता है। राम एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, और मोहन उसे 15 दिनों में कर सकता है। तो वो दोनों मिलके उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ये प्रश्न हर बार मैथ में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। देखिए, जो टाइम टेकन बाय राम के द्वारा टाइम लगा है काम करने के लिए, वो लगे 10 दिन, और मोहन के द्वारा लगे हैं 15 दिन। ठीक है, जो फॉर्मूला यूज हुआ है मैं आपको बताता हूँ। एफिशिएंट होती है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमें एलसीएम निकाल लेना है 15 और 10 का। ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगा टोटल वर्क, और एफिशिएंट ऑफ राम हमारे पास आ जाएगा,
जब हम दोनों का एक साथ एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, ये 5 दोनों में कॉमन आ गया, और ये 2, हमारे पास आ जाएगा 30 एलसीएम। ठीक है, 30 हमारे पास एलसीएम आ गया। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एफिशिएंसी होती है किसी काम को करने की। ठीक है, जैसे कि टोटल वर्क अपॉन टाइम टेकन, ये हमारे पास वर्क आ गया 30 हमारे पास टोटल वर्क आ गया दोनों के द्वारा किया हुआ। अब राम की एफिशिएंसी क्या है? राम की एफिशिएंसी है 30, माफ़ कीजिए, राम की एफिशिएंसी है 10 और मोहन की 15। तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 30/10 और 30/15। और राम की एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी 3 यूनिट, हमने एक दिन की निकाली 3 यूनिट, और शाम मोहन है जो मोहन बनाता है 2 यूनिट पर डे। ठीक है, दोनों की मिला के एफिशिएंसी होगी 5 यूनिट। आगे है, देखते हैं, आगे है दोनों की एफिशिएंसी मिला के 5 यूनिट हो गई। तो टोटल एफिशिएंसी जो हमारी टोटल एफिशिएंसी हमने पता की थी 30 एलसीएम था, इससे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा, तो हमारे पास दोनों को मिला के आ जाएगा 30/5 = 6। तो हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा 6। ऑप्शन में देख लेना कौन सा आंसर करेक्ट है। बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इससे आपको जो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है इससे। 10%, 20% और 30% की क्रमिक छूट निम्नलिखित में से किस एकल के बराबर है? जब 10% हमें छूट मिलेगी तो हमारा एक्चुअल प्राइस होगा 90%। उसी प्रकार अगर 20% हमें किसी चीज़ पे छूट मिलती है तो हमारा एक्चुअल प्राइस होता है 80%, और जब 30% मिलेगी तो हमारा एक्चुअल प्राइस हो जाएगा 70%। ठीक उसी तरह इसका फॉर्मूला है, हमें टोटल परसेंट निकालने हैं तीनों डिस्काउंट के, 10, 20 और 30%, यानी कि टोटल मिलाकर 50% बनते हैं। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, 100 में से माइनस करना है 100 माइनस ब्रैकेट में 100 लिख के जो हमें डिस्काउंट मिल रहे हैं 90% हमारा एक्चुअल प्राइस मैंने आपको बताया। ठीक है, और 80% एक्चुअल है जब 20% डिस्काउंट मिलता है, और 30% तब है जब 70% हमें एक्चुअल प्राइस मिलेगा तो 30% डिस्काउंट होगा। तो ये है फॉर्मूला उसका। तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस 50.4, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 49.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, जिसमें 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है। 12वें लड़के की औसत आयु खोजें। हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 10 है हमारे पास सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑल बॉयज डिवाइडेड बाय 12। सीधी सी बात है, अगर 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, यानी कि हर एक बच्चे की 10 वर्ष है, तो 12 की टोटल कितनी होगी? 120 होगी। ठीक है, ये 12 की मिक्स है, ऑल टोटल वो एक एक की 10 थी। तो अगर 11 बच्चों की 9 है तो 11 टोटल 11 की कितनी होगी? 99। अगर दोनों में माइनस कर देंगे तो हमारा वो जो हमें पता करना है जो 12वें लड़के की आयु, तो दोनों को माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया 21 साल। तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों 21 साल, जो हमें दिया हुआ थर्ड ऑप्शन में। आगे है हमारे पास, यदि एक आयताकार मैदान की लंबाई 30 मीटर है तो और चौड़ाई 20 मीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, 30 मीटर उसकी लंबाई है और चौड़ाई 20 मीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। आयताकार का परिमाप ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला था 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। परिमाप ज्ञात करना है आयताकार का। ठीक है, हमें लेंथ दी हुई है 30 और ब्रेथ दी हुई है 20। हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 2 इंटू 50, यानी कि 100 मीटर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो हमारा ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 2157 का घनमूल ज्ञात कीजिए, यानी कि 2197 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 इंटू 13, यानी कि 13 के क्यूब, ये इसका हो गया घनमूल। तो ये हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में, तो हमारा 3 ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो क्यूब रूट ऑफ 2197 इज 13। आगे है दोस्तों हमारे पास 18,440 पर
अगर 15% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। हमारे पास देखिए प्रिंसिपल कितना है 18,440 जो मूलधन है, उस पर जो 15% हमें ब्याज लगानी है 1 साल की। ठीक है दोस्तों, और हमें पता करनी है साधारण ब्याज। 15% है प्रति वर्ष और 4 वर्ष की पता करनी है, दिखा 4 वर्ष, तो 4 वर्ष की हो जाएगी 60%। ठीक है, 60% ब्याज पता करनी है 18,440 की। तो 18,440 की 60% हमारे पास आ जाएगा 18,440 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100, ये होता है 18,440 का 60%। ये सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 11,064 रुपये। तो ये हमें ऑप्शन में दिया हुआ है फोर्थ ऑप्शन 11,064 रुपये। इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है इसमें। तो जैसे कि हमें दिया हुआ है प्रिंसिपल 18,440, 15% हमें दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट और 4 साल हमें टाइम दिया हुआ है। इसे डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारे पास प्रिंसिपल ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है और टाइम ये है। तो ये है इसका फॉर्मूला। एक मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है, 2 तरीके से आप कर सकते हैं। दी गई संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए, 12, 15, 18 और 21, इसका HCF ज्ञात कीजिए। तो HCF इज द हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, ये एक हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर होता है जो डिवाइड करता है नंबर को जो गिवन हुए तो होते हैं हमारे पास। यहाँ पे हमारा 12 का आ जाएगा 2 × 2 × 3, ठीक है, और 15 का आ जाएगा 3 × 5, और यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, 18 का हमारे पास आ जाएगा 2 × 3 × 2, और 21 का हमारे पास सही है 3 × 7। तो ये हमारे पास कुल मिला के आ जाएगा, इनमें सेम आ गया 3, 3 और 3। तो 3 इज द हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर एज 3 इज ओनली कॉमन अमंग ऑल मेंबर्स। तो ऑप्शन 3 इज ओनली करेक्ट आंसर। सो हमारा 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे हमारे पास एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केले चाहिए, तो कितने केलों की आवश्यकता 47 दिनों के लिए होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केले चाहिए, तो एक वीक के लिए 28 दर्जन केले हो गए, यानी कि एक वीक यानी कि 7 दिन होते हैं एक वीक में। ठीक है, 28 दर्जन केले, तो एक दर्जन में हमें पता है 12 केले होते हैं, एक दर्जन में 12 केले होते हैं और एक वीक में 7 दिन होते हैं। तो जो बनाना रिकॉर्ड माफ़ कीजिए, जो हमें केले चाहिए 7 दिन के लिए 28 डजन, तो एक दिन के लिए कितने चाहिए होंगे 28/7, तो हमारे पास है एक दिन के लिए आ गया 4 दर्जन। 4 दर्जन हो गए एक दिन के लिए, तो हमारे पास 4 दर्जन हो गए एक दिन के लिए। 9 हमें पता करना है 47 दिन के लिए, 47 दिन के लिए कितने केले चाहिए। तो हमें चाहिए कितने केले चाहिए, हमें दर्जन नहीं पता करनी है, तो हमें 4 डजन है, 4 डजन में होते हैं 12 × 4 यानी कि 48 केले। अगर सीधा 48 को 47 से गुना कर दोगे सीधा हमारा आंसर आ जाएगा 2256, और अगर 4 को सीधे 47 से गुना कर दोगे तो हमारे पास पहले आ जाएगा 188, और फिर 188 क्योंकि ये हमारे पास दर्जन आई हैं 188 दर्जन आई हैं, इसे हम 12 से गुना कर देंगे तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 2256। तो नंबर ऑफ बनाना रिक्वायर्ड 47 दिन के लिए जो बनाना चाहिए केले चाहिए वो चाहिए 2256। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चलिए देखते हैं। सो हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे लिए, फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों को की पूर्ति कीजिए। हमें दिया हुआ 39, 41, 43 और 45, और उसके आगे क्या आएगा देखिए। 39 के आगे 41 आया है, इसने +2 किए हैं, ठीक है, 2 अंक आगे बढ़ाए हैं। फिर 41 में से 43 आए हैं तो उसमें भी 2 अंक बढ़ाए हैं। फिर 43 के आगे 45 है, उसमें भी 2 ऐड किए हैं। तो उसी तरह सीक्वेंस वाइज अगला जो अंक है 45 उसमें भी 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 47, जो हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
दोस्तों आगे है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 17 से विभाजित हो। 17 से विभाजित हो, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबको पता होना चाहिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 59, ठीक है। 5 बार 9 होते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इससे हम डिवाइड कर देंगे 17 को। 17 को इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो 5 बच जाता है रिमाइंडर में। जो 5 रिमाइंडर में बचता है वो इसलिए बचता है क्योंकि हमारे पास जो अंक हैं 5 बार जो 9 है वो कितने अंक ज़्यादा है, 5 अंक। तो हम 5 रिमाइंडर इसलिए आया है। अगर 5 को हम माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास 17 पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। अगर 5 को माइनस कर दिया 99999 से तो हमारे पास आ जाएगा 99994। तो 99994 हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो 5 डिजिट नंबर है। एक तो 5 डिजिट नंबर है जो डिविजिबल है 17 से, और जो अगला नंबर है उसके बाद देखिए अगला नंबर जो डिविजिबल होगा वो 6 डिजिट का बन जाएगा। वो कितना, वो बन जाएगा 1000। तो वो हमारे पास बन जाएगा ये वाला 6 डिजिट 1,01,000। इस ये हमारा अगला डिजिट होगा जो 7 से विभाजित होगा। लेकिन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 99994। ये हमें दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में, तो हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास, यदि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है हमें, तो उसकी एक साइड दी है हमें 12 सेंटीमीटर। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है √3a/2। इसका फॉर्मूला होता है √3a²/4। √3a²/4। ए है हम इसके यहाँ पे एज यानी कि साइड, तो ए में हम वैल्यू भर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ए में वैल्यू भर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 × 12, ठीक है, एक a² की जगह पे। जब हम 12 को पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो 4 से डिवाइड कर देंगे 12 को, हमारे पास आ जाएगा 3। 3 से 12 को मल्टीप्लाई किया हमारे पास आएगा 36। तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 36√3 सेंटीमीटर²। तो ये जो वीडियो में आया था ये थोड़ी सी मिसप्रिंट है, इसे इग्नोर कर दीजिए प्लीज़। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36√3 सेंटीमीटर²। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, √3a²/4 होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ठीक है, जब एरिया पता करना हो। अब नेक्स्ट हमारे पास, राम स्थान ए से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वो बाएं मुड़ जाता है। 5 किलोमीटर चलता है बाएं को, ठीक है, फिर वो दाएं मुड़ता है इस ओर, और फिर 2 किलोमीटर चलता है, और फिर दाएं मुड़ता है, और 3 किलोमीटर चलता है, और फिर दूसरे स्थान बी पर पहुंचता है, ठीक है। अब देखिए इस फिगर में बिल्कुल साफ मैंने बता दिया है। तो हमारे पास आ जाएगा ए पॉइंट से दूरी हमारे पास बन जाएगी बी से 7 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर दिया हुआ दूसरी ऑप्शन में। आगे हमें दिया हुआ, दिए गए विकल्पों में से दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें दिया 64, 32, 16, 8। चलिए जल्दी शुरू करते हैं इसको। 64 दिया हुआ है, उसके बाद आया 32, फिर आया 16, फिर आया 8। 64, 32 कैसे आया? 64 को मल्टीप्लाई किया है 1/2 से तो आ गया 32। फिर 32 को मल्टीप्लाई किया है 1/2 से तो हमारे पास आ गया 16, और 16 को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 8। वैसे ही हमारे पास 8 बचा है तो 8 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 4। ऐसे सीक्वेंस चलती है, जैसे पहले ऑर्डर सेम चल रहा है तो लास्ट वाला ऑर्डर भी सेम चलता है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया 4। 4 हमें दिया हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 में। अब नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास ये क्वेश्चन, एक लड़के का परिचय देते हुए, एक लड़के का परिचय देती है एक लड़की, और उसने कहा कि ये मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है, यानी कि ये मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है।
तो हमें बताना है जो लड़का है लड़की के से कैसे संबंधित है। ठीक है, देखिए जो मैंने एक ग्राफ बनाया है उसका। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ चाचा का पिता, तो जो चाचा का पिता है वो लड़की का भी ग्रैंडफादर लगा। ठीक है, यानी कि चाचा का पिता है तो उसके डैडी का भी पिता होगा। ठीक है, वो सेम है, तो लड़की का लगा ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी। और आगे दिया हुआ है चाचा के पिता की बेटी। चाचा के पिता की जो बेटी है वो उस लड़की की क्या लगी। ठीक है, लड़की की क्या लगी, बुआ लगी। ठीक है, क्योंकि वो उसके चाचा की बहन लगी, चाचा की बहन लगी और उसके पापा की बहन लगी। ठीक है, तो लड़की की क्या लगी, बुआ। तो जो उसकी बुआ का लड़का है वो क्या उसका लगा, भाई ही लगा ना। ये देखिए ग्रैंड्स फादर और ग्रैंड्स अंकल और फिर ग्रैंड मदर। ग्रैंड्स फादर की जो लड़की है ये रही ग्रैंड्स फादर, दादा की लड़की है। ठीक है, दादाजी की जो लड़की है तो उसका जो लड़का है वो लड़की का क्या लगेगा, भाई लगेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भाई दिया हुआ है ब्रदर ए ऑप्शन में, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, दिए गए विकल्पों में से अनुक्रम को पूरा कीजिए। DKY FJW HIU एंड JHS। सबसे पहले तो देख लीजिए ये है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, 26 अल्फ़ाबेट हैं, ये उनके नंबर हैं। ठीक है, पोजीशन वैल्यू है। अब देखिए हमें सबसे पहले दिया हुआ DKY, DKY है तो उसके आगे हमें दिया हुआ DKY के आगे दिया हुआ है FJW। और जो FJW है ये किसी चीज़ पे आधारित है, ऐसे नहीं उन्होंने डाल दिया FJW। ये देखिए इसमें देखिए अगर डी में 2 ऐड कर देंगे हमारे पास F आ जाएगा। के में उन्होंने माइनस किया है J, 1 माइनस किया है। के में एक वर्ड पीछे ले गए IJK तो हमारे पास आएगा J। और Y है, Y में 2 वर्ड माइनस किए हैं तो W। ठीक उसी तरह से FJW के आगे है HIU। HIU कैसे आया है, यह है F में से 2 प्लस कर दिए और J में से एक वर्ड पीछे ले गए तो हमारे पास I आ गया। और उसके बाद W में से 2 वर्ड पीछे ले गए हमारे पास U आ गया HIU। और HIU के बाद उन्होंने दिया हुआ है JHS। तो HIU के बाद JSS। JHS कैसे आया, HIU के बाद H में से 2 प्लस कर दिए, 2 वर्ड आगे लेके J आ गया और माइनस 1 कर दिया तो H आ गया I में से। ठीक है, और उसके बाद U है, U से 2 वर्ड माइनस किए तो S आ गया। अब है JHS, इसके बाद हमें वर्ड ढूंढना है। JHS के बाद जो वर्ड आएगा वैसे सेम ही है, J में 2 वर्ड आगे लेंगे तो L आ जाएगा, H में 2 वर्ड आगे ले जाएंगे तो G आ जाएगा और S में 2 वर्ड आगे ले जाएंगे तो हमारे पास 2 वर्ड, माफ कीजिए H में से 1 वर्ड पीछे ले जाना है, G आ गया। और S में से 2 वर्ड पीछे ले गए तो Q आ गया, तो हमारे पास आ जाएगा LGQ। और जो LGQ ऑर्डर है ये हमें दिया हुआ है किस ऑप्शन में, जल्दी से देखते हैं। सो गाइस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 ऑप्शन। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है 50 क्वेश्चन। लास्ट प्रश्न है हमारे पास, यदि एक कूट भाषा को बॉक्सर, माफ कीजिए यदि एक कूट भाषा में बॉक्सर शब्द को AQWGQ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो विजिट शब्द को कूट क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, जो बॉक्सर शब्द है उसे लिखा है AQWGQ में। अब जो B है उसमें 1 वर्ड पीछे ले जाएंगे A आ जाएगा, O है उसे 2 वर्ड पीछे ले जाएंगे Q आ जाएगा, और X है उसे W आ गया तो उसे 1 वर्ड पीछे ले जाएंगे तो W आ जाएगा। E को 2 वर्ड आगे ले जाएंगे G आएगा, और R को 1 वर्ड ले जाएंगे पीछे हमारे पास Q आएगा। अब बताना है विजिट को कैसे लिखते हैं। विजिट को ठीक उसी ऑर्डर में लिखना जैसे मैंने आपको बता दिया है, आधा काम मैंने कर दिया है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, आप पे छोड़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपका रिप्लाई 1 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। कोई भी डाउट हो वीडियो को लेके किसी भी क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में टेप दीजिए, उसी वक्त आपको 1 दिन के अंदर अंदर आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। सो इसका आंसर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, विजिट को कैसे लिखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे साथ, अपडेट रहिए। तो जय हिंद जय भारत मेरे साथियों।